मेरठ से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहाँ पर एक शख्स ने आरोप लगाया है कि उसकी शादी होनी थी, उससे जिस लड़की को दिखाया गया उससे शादी न करके उसकी मां से, जो कि विधवा है, उनसे शादी करवा दी गई। अपने आप में ये मामला बहुत ही अजीब है। यानी कि जब ये शख्स लड़की देखने पहुंचा था तो इसे 25 साल की लड़की दिखाई गई, लेकिन शादी उस लड़की की विधवा मां से करवा दी गई। मामला ब्रह्मपुरी थाना इलाके का है। पीड़ित का आरोप है कि उसके भाई और भाभी ने ही ये साजिश रची है। 31 मार्च ईद के दिन का ये मामला है। पीड़ित के मुताबिक उसकी भाभी शायदा ने अपनी बड़ी विधवा बहन ताहिरा की बेटी मंतशा से शादी की बात कही थी। बकायदा उसे लड़की और उसकी फोटो भी दिखाई गई थी। लेकिन फाजलपुर की बड़ी मस्जिद में जब मौलाना निकाह पढ़ाने लगे तब पता चला कि शादी मंतशा से नहीं बल्कि उसकी विधवा मां ताहिरा से करवाई जा रही है। विरोध करने पर मारपीट की गई। रेप के झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई। पीड़ित अजीम ने एसएसपी से इंसाफ की गुहार लगाई है। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। अजीम आज एसएसपी ऑफिस आए थे, क्या मामला हुआ आपका साथ? सर मेरी शादी 31 तारीख को ईद वाले दिन कराई। भैया ने धोखे से करा दी। भैया और भावा जाए, मुझे तुम्हारी शादी करनी तो लड़की से करवानी थी, तो उसकी माँ से करा दी। माँ क्या थी? माँ विधवा है। क्या क्या कर ले गए थे आपको? मैं लड़की से शादी करा रहे तुम्हारी, ऐसी नॉर्मल करा देंगे, 4 आदमियों में निकाह करा देंगे। शादी किससे हुई आपकी? उसकी लड़की की माँ से। आपको पता नहीं था कि इस बारे में? नहीं, उसका पता नहीं था। निखिल अग्रवाल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। निखिल, अपने आप में बहुत ही अजीब है ये मामला। बेटी से शादी तय की गई, मां से शादी करवा दी गई। अब क्या केस दर्ज हुआ है और क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस? जिस तरीके से एक पीड़ित पति एसएसपी ऑफिस पहुंचा और उसने गुहार लगाई कि मेरी धोखे से निकाह करा दिया गया, दिखाई थी बेटी और निकाह करा दिया गया मां से, और इस पूरी साजिश के पीछे उसी के भाई भाभी का हाथ है। तो इन तमाम आरोपों के साथ उसने कहा कि अगर मैं इसका विरोध करता हूं या पुलिस में जाने की बात करता हूं तो वो मुझे धमकी देते हैं रेप के मुकदमे में फंसाने की। तो दरअसल वो इस बात के लिए आया था कि कहीं कोई ऐसी तहरीर ना आ जाए, कहीं कोई ऐसी एप्लीकेशन ना आ जाए जिसमें वो ही खुद फंस जाए, यानी पीड़ित खुद ही फंस जाए। तो इसी गुहार को लेकर वो एसएसपी ऑफिस पहुंचा था और एसएसपी ने उसकी बात भी सुनी और इस मामले में जांच के निर्देश दिए कि क्या ऐसा ही था कि मंतशा से शादी कराने की बात थी और उसकी मां से शादी करा दी गई। क्योंकि सबसे अजीब बात यह है कि 25 साल बड़ी महिला से उसका निकाह करा दिया गया और अब उसको धमकी दी जा रही है लगातार कि अगर विरोध किया तो रेप के झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाएगा। तमाम आरोप हैं और उसकी जांच अभी जारी है। निखिल, जब ये एसएसपी से मिलने पहुंचा पीड़ित शख्स, तो उसके साथ जो महिला दिख रही है ये कौन है? देखिए, ये सब परिजन हैं जो, क्योंकि पुलिस के पास जाने के लिए लोगों में बड़ा एक असहज सा महसूस करते हैं, तो वो अपने परिजनों को साथ लेकर पहुंचा। लेकिन इस साजिश में भाई भाभी ही शामिल हैं या किसी और पर भी शक है? देखिए, अभी तक उसने अपने भाई और भाभी पर आरोप लगाया क्योंकि भाभी की ही रिश्तेदार थी मंतशा और उसकी मां, और उन्होंने ही उसका निकाह कराया था। तो ऐसे में उसका सीधा आरोप ये है कि इन्होंने ही मुझे फंसाया और अब इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं एसएसपी ने इस मामले में जांच के निर्देश दिए हैं। अगर जांच में साबित होता है कि गलत तरीके से उसका निकाह करा दिया गया है तो पुलिस इस मामले में अग्रिम कार्रवाई भी करेगी। लेकिन अब मेरठ से इन दिनों रिश्तों को लेकर ही अजीबोगरीब कई मामले सामने आ चुके हैं। अब ये अपने आप में एक अलग ही मामला है जहां पर भाई भाभी ने जिस लड़की से मिलवाया, जिस लड़की से शादी की बात कही, तय की शादी और शादी करवा दी उसकी विधवा मां से। विधवा मां के खिलाफ जिनसे शादी हुई इस पीड़ित शख्स की, क्या उनके खिलाफ भी एक्शन होगा? देखिए, अभी आईपीसी में इसके लिए क्या क्या प्रावधान है और किस धाराओं में इस पर मुकदमा दर्ज हो सकता है, क्या धोखाधड़ी में ये मुकदमा होगा और होगा तो किस पर होगा, तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो जांच के बाद ही सामने आ पाएंगी। क्योंकि देखी थी मंतशा और निकाह करा दिया उसकी मां से, इस आरोप में कितनी सच्चाई है, क्या उसके जो बीच के लोग हैं कौन कौन उसमें गवाही देगा, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो इसमें जांच की प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी है। और जब ये लेकिन जांच क्या हो आपकी जाएगी, बात हो पाई परिवार से? क्योंकि पीड़ित शख्स जो कह रहा है उसकी बातों से कितने लोग इत्तेफाक रख रहे हैं? भाई भाभी के अलावा भी और लोग होंगे परिवार में, उनकी कोई बात सामने आई है क्या? बिल्कुल, उन्होंने यही कहा कि धोखा हुआ है और बड़ा धोखा हुआ है, क्योंकि निकाह जैसा पवित्र संबंध
और उसके बाद इस तरीके से धोखेबाजी। तो परिवार बहुत परेशान है और परिवार के लोग यही कह रहे हैं कि लालच में या फिर भाभी की जो मंशा है उसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि मंशा ही खराब थी इसके साथ, और चूंकि युवक की शादी काफी समय से नहीं हो रही थी और इसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने इस कृत्य को अंजाम दिया है। लेकिन इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये जांच के बाद ही पता चल सकेगा। फिलहाल वो एसएसपी ऑफिस पहुंचा था अपनी गुहार लगाने, और गुहार पर अब एसएसपी ने इस मामले में जांच के निर्देश दिए हैं। चूंकि ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के तारापुरी का ये मामला है, तो इलाके के लोगों से भी बात की जाएगी और वहीं जो उसके सगे संबंधी हैं। ठीक है, धन्यवाद निखिल इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो अजीबोगरीब मामला है, भाई भाभी पर एक शख्स ने आरोप लगाया है कि उन्होंने शादी तय की थी भाभी ने अपनी बड़ी बहन की बेटी से, लेकिन शादी करवा दी अपनी बड़ी बहन से जो कि विधवा भी है। और अब इस मामले को लेकर धमकी भी दी जा रही है पीड़ित को कि अगर उन्होंने विरोध किया तो उनके ऊपर रेप का केस दर्ज करा दिया जाएगा। फिलहाल एसएसपी से मिलकर पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई है। बागपत में एएसआई को तकरीबन 4000 साल पुराने शाही ताबूत और कई अन्य चीजें मिली हैं। एएसआई टीम प्राचीन अवशेषों को मेरठ लेकर आएगी और इसकी रिपोर्ट तैयार करेगी। एएसआई का कहना है कि सिनौली के तर्ज पर बागपत के तिलवाड़ा में रहस्य से पर्दा उठेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने तिलवाड़ा के आला टीले पर 10 दिसंबर 2024 को उत्खनन कार्य शुरू किया था। टीम ने यहां 1.5 दर्जन ट्रेंच लगाए। जिस ट्रेंच में शुरुआती उत्खनन हुआ उसी से बड़ी सफलता मिलने की बात सामने आ रही है। एक्सप्लोरेशन किया था उसमें, तो हमें कुछ एविडेंस मिले थे, उसमें बीट्स मिले थे, कुछ ब्रिक्स के पीसेस मिले थे। उसके तर्ज पे हमने फिर लाइसेंस अप्लाई किया एंड वी गॉट द लाइसेंस। लास्ट ईयर हमें लाइसेंस मिला और हमने खुदाई वहाँ पे मिड दिसंबर में शुरू कर दी थी। तो अभी ऑलमोस्ट खुदाई अपनी समाप्ति की ओर है। और जो एविडेंस हमें मिले हैं वहाँ पे वो बहुत इंटरेस्टिंग एविडेंसेस हैं। जैसे कि हमें जो बरियल्स सिस्टम मिले हैं वहाँ पे वो चैम्बर बरियल्स हैं। वो ब्रिक के लाइन चैम्बर बना रखे हैं उन्होंने, अलग अलग चैम्बर बना रखे हैं। उसके अंदर फिर 2 प्लेटफॉर्म रेज कर रखा है और वो दोनों प्लेटफॉर्म भी डिफरेंट साइज़ के हैं। तो अभी तो हम, और जो पॉटरी वगैरह मिलती है हमें, जो पॉटरी मिली है वहाँ पे वो सनौली से या लेट हड़प्पन जो बोल सकते हैं हम, सिमेट्री एज कल्चर, उससे मैच करती है। तो अगर हम पॉटरी के ऊपर जाएं या बीड्स जो हमें मिले हैं वहाँ पे उससे अगर तुलना करें जो हमें वहाँ पे रिमेन्स मिले हैं, तो वो दैट इज़ डेटेबल टू 2000 BC। जो 4000 साल पुराना जो ये सभ्यता का उसके रिमेन्स हैं ये। मुस्लिम संगठनों के वक्फ कानून के विरोध के बीच दाऊदी बोहरा समुदाय के एक दल ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दाऊदी बोहरा समुदाय के लोगों ने नए वक्फ कानून की तारीफ की है और वक्फ संशोधन में किए गए बदलावों के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया। पीएम से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वक्फ बिल में बदलाव की मांग दाऊदी बोहरा समुदाय लंबे वक्त से कर रहा था। पीएम मोदी के साथ मुलाकात के दौरान केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू भी मौजूद थे। अब कुछ परिवारों को पता नहीं होता है, संपत्ति ऐसे ही वक्त को करवा देते हैं और बैठ जाते हैं कुछ लोग। तो मेरे पास ये कानून तो बाद में बना। पहले राउंड में जब मेरे पास रिपोर्टिंग आया, जब मैं यहाँ 19 में जीत करके आया, तब मेरे पास आया 1700 से ज़्यादा मुस्लिम समाज की शिकायतें थी कि भाई हमें न्याय दो, ये वक़्फ़ वालों ने हमारे साथ ये किया है। उसमें ज़्यादातर बहनें बेटियां थी। तब जाकर के मैंने कहा भाई रियलिटी क्या है खोजो। तो ये रातों रात नहीं आया है जी, लगातार 5 साल तक हर बारीक चीज़ को कोशिश की समय। फिर उसमें से मुझे बहुत पहले बड़े सैयदना साहब से काफ़ी बातें मेरी होती थी, तो मुझे मालूम था कि बोहरा समाज हो या शिया मुस्लिम हो, उनको तो और मुझे अहमदिया को और मुसीबतें हैं। मैंने कहा भाई इनको तो कोई अलग से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और उसमें से मैंने
इस व्यवस्था को विकसित करने का प्रयास किया है। वक्फ कानून को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया। साथ ही साफ तौर पर कहा कि नए आदेश तक वक्फ संपत्तियों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। वक्फ बोर्ड या फिर काउंसिल में कोई नई नियुक्ति भी नहीं होगी। इस मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होनी है। कि ये कानून कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ बना है। ये संविधान की जीत है, ये किसी पक्ष की जीत नहीं है। Some of the politicians, some of the people in the society who have not got the mandate of the people, from the back door, they think that they will misuse the court. वक्फ के नाम पर छिड़ी बहस पर 5 मई तक विराम लग गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की बात मानते हुए वक्फ कानून पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया और जवाब दाखिल करने के लिए सरकार को 7 दिन का वक्त दे दिया है। इसके बाद 5 दिन के भीतर विरोधी पक्ष को अपनी बात रखनी होगी। कि जो 5 तारीख की जो मुकर्रर हुआ है उस दिन से पूरे मामले की अंतिम सुनवाई शुरू हो जाएगी। इसलिए अब अंतरिम आदेश का कोई मुद्दा नहीं है, वो मुख्य रूप से जो मेन पिटीशन है उस पर सुनवाई शुरू होगी। और एक विशेष बात जो इसमें रही वो देखने वाली ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जो बड़े कंट्रोवर्शियल मुद्दे थे जिसमें हम लोग लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे थे न्यायालय के माध्यम से, जैसे वक्फ बाई यूजर पे कई वो आए थे, अमेंडमेंट्स आए थे, उन चीज़ों पे कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये कहा है कि आप अगले तारीख तक न्यायालय के किसी आदेश के आने तक 5 मई को आप कोई आगे कार्रवाई नहीं करेंगे। यानी कि जिस वक्फ बिल पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को 97 लाख ज्ञापन मिले थे, जिस पर जेपीसी की 38 बैठकें हुई और 128 घंटे चर्चा हुई, संसद से पास उस कानून पर 7 दिन का विराम लग गया है। लेकिन नए वक्फ कानून के लिए विरोधियों के लिए सबसे बड़ा झटका है, सुप्रीम कोर्ट ने नए वक्फ कानून पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया और साथ ही आर्टिकल 26 पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष बता दिया। इसी आर्टिकल 26 के आधार पर नए वक्फ कानून को चुनौती दी जा रही है। सवाल है कि क्या विपक्ष इस मुद्दे को लेकर कमजोर पिच पर बैटिंग कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वक्फ और बंगाल हिंसा के बहाने मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। जुबान से जहरीले बोल निकले तौकीर रजा को बंगाल में हिंसा करने वालों में बजरंग दल और वीएचपी नजर आ रही है, तो वहीं तौकीर रजा ने इसे आतंकी संगठन बताते हुए पाबंदी लगाए जाने की मांग की। वक्फ कानून को लेकर भड़काऊ बयानों का सिलसिला जारी है। मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर जहर उगला है। बंगाल हिंसा का जिक्र करते हुए तौकीर ने बयानों के भड़काऊ तीर छोड़े और विश्व हिंदू परिषद के साथ ही बजरंग दल को आतंकवादी संगठन बता दिया। हर एक की ये कोशिश है कि मुझे बड़ा हिंदू समझा जाए और बड़ा हिंदू वो है जो मुसलमान को ज्यादा सता सकता है, जो ज्यादा जलील कर सकता है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे आतंकवादी संगठनों पर जब तक पाबंदी नहीं लगेगी तब तक इस देश में इस किस्म का माहौल बना रहेगा। तौकीर रजा ने हिंदुस्तान के मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि मुसलमान सब्र के साथ काम लें और मुस्लिमों को भड़काते हुए ये भी कहा कि हिंदुस्तान में अभी मुसलमानों को और सताया जाएगा। वक्फ की तरह अभी और भी बिल आएंगे और कानून बनाए जाएंगे। वक्फ बिल जैसे आए हैं इस किस्म के और भी बिल आएंगे, अभी मुसलमानों को और ज्यादा सताया जाएगा। लेकिन कानून हमें किसी भी वक्त अपने हाथ में नहीं लेना है, कानून के दायरे में रहकर काम करना है। ये कोई पहली बार नहीं है जब तौकीर रजा ने इस तरह के भड़काऊ बयानबाजी की है। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि धर्म के ठेकेदारों की दुकानदारी बंद होना ऐसे बयानों का नतीजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्ति को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। 750 से ज्यादा प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। रामपुर में सबसे ज्यादा 204 प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। वक्फ प्रॉपर्टी पर किए जा रहे हैं व्यवसायिक काम और वो भी गलत तरीके से। वक्फ संपत्तियों को लेकर सर्वे के दौरान ये खुलासा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में 750 से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज हैं जिनका वो इस्तेमाल नहीं हो रहा जिसके लिए वो वक्फ की गई थी।
रामपुर में सबसे ज्यादा 204 प्रॉपर्टीज के गलत इस्तेमाल की बात सामने आ रही है। इन वक्फ प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल व्यावसायिक तौर पर किया जा रहा है और इसका फायदा वक्फ की व्यवस्था देखने वाले लोग ही उठा रहे हैं। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों को लेकर सर्वे किया गया था और जो बात सामने आई थी कि वक्फ की ओर से जितनी संपत्तियों का दावा किया जाता है उनमें से ज्यादातर संपत्तियां सरकारी हैं, सरकारी कागजात में वो सार्वजनिक संपत्ति है। और अब एक और सर्वे हुआ है जिसके मुताबिक वक्फ की संपत्तियों के गलत इस्तेमाल की बात सामने आ रही है। 750 से ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं उत्तर प्रदेश में जिनका इस्तेमाल गरीबों के लिए नहीं हो रहा, बल्कि वो मुतवल्ली, वो लोग जो कि वक्फ प्रॉपर्टीज की देखरेख कर रहे हैं, वो अपने फायदे के लिए इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। दो 2027 के लिए समाजवादी पार्टी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए पार्टी बीजेपी की राह पर चलती दिख रही है। हर जिले में अभियान का प्लान भी है। बताया जा रहा है कि इस प्लान के सहारे समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव के नतीजों को आगामी विधानसभा चुनाव में भी दोहराना चाहती है। दो 2027 के चुनाव के लिए अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। समाजवादी पार्टी अच्छे तरीके से जान चुकी है कि यूथ अगर बूथ पर डट जाएगा तो उससे उनका रास्ता आसान हो जाएगा। बीजेपी के काम करने के तरीके को अगर देखें तो साफ तौर से पता चलता है कि उनके यहाँ भी पन्ना प्रमुख की व्यवस्था है। निश्चित तौर पर बूथ सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है और 5 ही क्यों, वहाँ तरह तरह से जैसी आवश्यकता पड़ेगी और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो कार्यकर्ता उतारने पड़ेंगे वो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी इंतजाम करने का काम करेगी। इस पहल के जरिए एसपी लोकसभा चुनाव में मिली सफलता को विधानसभा चुनाव में भी दोहराने की रणनीति पर काम कर रही है। जानकार भी मानते हैं कि बूथ को जीते बिना कोई चुनाव नहीं जीता जा सकता। कोई भी राजनीतिक दल होता है चुनाव बूथ के बूथे ही जीतता है। यदि बूथ उसका मजबूत नहीं होगा तो कोई कैंडिडेट चुनाव जीत नहीं सकता, क्योंकि बूथ की लड़ाई ही सबसे वो होती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी पन्ना प्रमुख का नाम दे लिए, चाहे बूथ प्रमुख उन्होंने कहा हो, ऐसे ही समाजवादी पार्टी ने भी तय किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी में एक उत्साह दिखाई दे रहा है। पार्टी चाहती है कि हर हाल में 2027 का रास्ता भी आसान हो। ऐसे में अभी से बूथ पर काम शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव के बाद वो चाहती है कि 27 के चुनाव में भी उनका बेहतर प्रदर्शन रहे। तो कहा जाता है समाजवादी पार्टी हर बूथ पर यूथ के जरिए 2027 का किला फतेह करना चाह रही है। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ।